नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट पीसीज के चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक सही पीसी हमारी ज़रूरत के लिए कैसे सेलेक्ट करें, हाउ टू चूज़ अ राइट पीसी। सबसे पहली चीज़ होती है हमको आइडेंटिफाई करना होता है कि हम पीसी किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, पीसी का पर्पज़ क्या होगा। क्या ये पीसी होम यूज़ के लिए है, मतलब सिंपल टास्क जैसे वेब ब्राउजिंग कर लिया, मूवीज़ देख लिए, वर्ड एक्सेल के डॉक्यूमेंट्स बना लिए, ऐसे सिंपल चीज़ों के लिए यूज़ होने वाला है। या हम लोग हमारे पीसी पे गेम्स खेलने वाले हैं, या गेमिंग और स्ट्रीमिंग दोनों होने वाला है, जहाँ पे हम लोग गेम प्ले रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे पब्लिश करने वाले हैं, या ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग करने वाले हैं, या वीडियो एडिटिंग और रेंडरिंग करने वाले हैं, कैड का कुछ काम होने वाला है क्या, 3D एनिमेशन और मॉडलिंग की यूज़ करने वाले हैं क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है क्या, या फिर ट्रेडिंग हो सकता है, या फिर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हो सकता है। बहुत सारे काम हैं जो हम लोग पीसी पे कर सकते हैं। फिर हमको डिसाइड करना है कि सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होने वाले हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग सॉफ्टवेयर्स डिसाइड कर लें, क्योंकि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की कॉम्पेटिबिलिटी हमको देखनी होती है। एक बार ये दोनों डिसाइड हो गया, फिर हमको देखना होता है कि पीसी जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये कितनी कैपेसिटी में इस्तेमाल करेंगे। मतलब सिर्फ सिंपल लर्निंग के लिए इस्तेमाल करेंगे वो सॉफ्टवेयर्स को, या फिर एज अ हॉबी, मतलब सॉफ्टवेयर सीखेंगे भी और थोड़ा बहुत इस्तेमाल भी कर लेंगे लाइट वेट, या फिर प्रॉपर प्रोफेशनल यूज़ के लिए हमको कंप्यूटर को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट होता है बजट, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो जब भी हम लोग बजट डिसाइड करते हैं, थोड़ा बफर रखना ज़रूरी होता है। अगर एंट्री लेवल पीसी है तो 5-7 हज़ार तक का बफर रखिए, अगर मिड रेंज है तो 8 से 10 हज़ार तक का बफर रखिए, और अगर हाई एंड पीसी है तो 15 से 20 हज़ार तक का बफर रख के चलिए। क्योंकि होता कैसे है कि पार्ट्स की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट होते रहती है, तो इसलिए बफर रखना ज़रूरी होता है। अब हमको पता है कि पीसी पे काम क्या होने वाला है, सॉफ्टवेयर्स कौन से यूज़ होंगे, किस कैपेसिटी में पीसी यूज़ होगा, और रफ़ बजट क्या होगा। अब देखते हैं कि कंपोनेंट्स कैसे चूज़ करें। पहले देखते हैं कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोसेसर, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, जो सारा डेटा प्रोसेस करता है। फिर होता है ग्राफिक्स कार्ड, जो आपके इमेजेस, वीडियो डेटा प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइस को भेजता है, मतलब मॉनिटर को। फिर होता है स्टोरेज, जिसमें डेटा स्टोर होता है, जैसे रैम होती है टेम्पररी स्टोरेज के लिए, एसएसडी और हार्ड डिस्क होती है परमानेंट स्टोरेज के लिए। फिर होता है मदरबोर्ड, जो सारे डिवाइसेस को कनेक्ट करता है, जैसे प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, ग्राफिक्स कार्ड, सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है, जिसके ऊपर पोर्ट्स रहते हैं, यूएसबी पोर्ट्स, वीडियो पोर्ट्स। फिर होता है पावर सप्लाई, अपने कंप्यूटर को पावर देने के लिए। फिर कूलिंग मैकेनिज़्म होता है, जिसमें एयर कूलर या लिक्विड कूलर होता है, सीपीयू के टेम्परेचर्स को कंट्रोल में रखने के लिए। फिर है कैबिनेट, जिसमें सारे पार्ट्स बैठते हैं। और 3 बेसिक चीज़ें होती है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। ये बेयर मिनिमम लगता है एक कंप्यूटर बनाने के लिए। अब हम लोग पार्ट के डिटेल्स देखेंगे कि कौन से पार्ट के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमको चेक करने हैं पार्ट सेलेक्ट करते वक्त। प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड, ये दो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो पीसी के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये दो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। पहले देखते हैं प्रोसेसर में क्या क्या क्राइटेरियाज़ है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है प्रोसेसर सेलेक्ट करते वक्त। प्रोसेसर को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, जो सारा कंप्यूटिंग करता है, डेटा प्रोसेसिंग करता है। हम प्रोसेसर के आर्किटेक्चर डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम लोग वही क्राइटेरियाज या स्पेसिफिकेशंस देखेंगे जो आपके पीसी के सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है। फ़िलहाल 2 कंपनीज़ है जो डेस्कटॉप ग्रेड प्रोसेसर्स बनाती है, एक है AMD और दूसरी है इंटेल। प्रोसेसर को सिलेक्ट करते वक्त 5 चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है: कोर्स, हाइपर थ्रेडिंग, क्लॉक स्पीड, मेमोरी सपोर्ट, थर्मल परफॉर्मेंस। अब एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं कोर्स। कोर्स क्या होते हैं? फिज़िकली सिंगल प्रोसेसर होता है, मगर इंटरनली उसको अलग अलग कोर्स में या सिंपल लैंग्वेज में कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से डेटा प्रोसेसिंग फास्ट स्पीड पे चलता है। इसको मल्टी कोर प्रोसेसर कहते हैं। पहले ज़माने में 386, 486 पेंटियम जब होते थे तब मल्टीपल कोर्स का कंसेप्ट नहीं था। जैसे ही टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस हुई, आजकल मल्टीपल कोर्स के सीपीयू आते हैं, जैसे 4 कोर, 8 कोर, 20 कोर्स। मगर सिर्फ बहुत सारे कोर्स होने से
हमारा प्रोसेसिंग का स्पीड बढ़ेगा, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर उसको इस्तेमाल कर रहा है वो मल्टी कोर अवेयर होना चाहिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे काफ़ी सारे पुराने गेम्स या ग्राफिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स जो मल्टी कोर अवेयर नहीं है और अभी तक वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तो आपको पहले सॉफ्टवेयर कॉम्पैटिबिलिटी देखनी है प्रोसेसर सेलेक्ट करते वक्त, खास करके प्रोसेसर के कोर सेलेक्ट करते वक्त, कि आपका सॉफ्टवेयर मल्टी कोर अवेयर है क्या। अगर मल्टी कोर अवेयर नहीं है तो आपको ऐसा प्रोसेसर सेलेक्ट करना है जिसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छा है। अब देखते हैं हाइपर थ्रेडिंग। हाइपर थ्रेडिंग देखने से पहले हमको पता होना चाहिए थ्रेड क्या होता है। थ्रेड मतलब हमारे सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है जो प्रोसेसर पे रन होता है या कोर पे रन होता है। अगर प्रोसेसर हाइपर थ्रेडिंग एनेबल्ड नहीं है या फिर हाइपर थ्रेडिंग की फीचर प्रोसेसर में नहीं है तो एक कोर पे एक ही थ्रेड रन हो सकता है। हाइपर थ्रेडिंग की वजह से क्या होता है कि हमारे एक कोर पे मल्टीपल थ्रेड्स रन होते हैं, मतलब 2 थ्रेड रन हो सकते हैं। तो इसकी वजह से हमारी प्रोसेसिंग पावर जो है थोड़ी सी बढ़ जाती है या फिर परफॉर्मेंस जो है थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए आजकल आता है कि 4 कोर 8 थ्रेड, 16 कोर 32 थ्रेड, कोर्स उतने ही रहते हैं। सिर्फ एक कोर पे मल्टीपल थ्रेड्स या फिर 2 थ्रेड रन करने की एबिलिटी हमारे प्रोसेसर को और सॉफ्टवेयर को मिल जाती है, इसलिए उसको हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं। हाइपर थ्रेडिंग की वजह से प्रोसेसर का परफॉर्मेंस लगभग 30 to 50% इंक्रीज़ हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर। फिर होता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब एक सेकेंड में हमारा प्रोसेसर कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, हमारे प्रोसेसर का क्लॉक स्पीड 2.9 गीगाहर्ट्ज़ है। इसका मतलब 30 लाख से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस एक सेकेंड में हमारा प्रोसेसर प्रोसेस कर सकता है। क्लॉक स्पीड को हर्ट्ज़ में मेजर करते हैं, इसलिए हमेशा प्रोसेसर का स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में होता है। हर प्रोसेसर को एक बेस क्लॉक होता है और एक बूस्ट क्लॉक होता है। बेस क्लॉक का मतलब होता है वो मिनिमम स्पीड या मिनिमम क्लॉक स्पीड जिसके ऊपर प्रोसेसर के सारे कोर्स रन हो सकते हैं। और बूस्ट क्लॉक का मतलब ये होता है प्रोसेसर का मैक्सिमम क्लॉक स्पीड जिसके ऊपर एक कोर ऑपरेट हो सकता है। तो ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि बूस्ट क्लॉक का मतलब होता है प्रोसेसर का हाईएस्ट स्पीड जिसके ऊपर प्रोसेसर का एक कोर रन हो सकता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक में। बेस क्लॉक पे सारे कोर बेस क्लॉक की जो भी फ्रीक्वेंसी क्लॉक स्पीड दिया है उस क्लॉक स्पीड पे रन हो जाएंगे। एग्जांपल के लिए देखते हैं कि 2.9 गीगाहर्ट्ज़ अगर बेस क्लॉक है और 6 कोर 12 थ्रेड्स का सीपीयू है तो प्रोसेसर के सारे 6 कोर्स 2.9 गीगाहर्ट्ज़ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर बूस्ट क्लॉक उसका 4.3 गीगाहर्ट्ज़ है, मतलब प्रोसेसर में से 6 कोर में से कोई भी एक कोर 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे परफॉर्म करेगा, बाकी कोर्स 4.3 गीगाहर्ट्ज़ से कम क्लॉक रेट पे परफॉर्म करेंगे। ये इसलिए किया जाता है ताकि प्रोसेसर जब इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर रहा है वो हीट होता है। अगर सारे कोर्स 4.3 गीगाहर्ट्ज़ पे रन होने लगे तो प्रोसेसर बहुत गर्म हो जाएगा और डैमेज भी हो सकता है। तो ये अवॉइड करने के लिए ये सेफगार्ड फीचर होती है। बेस क्लॉक पे सारे कोर्स रन होते हैं और बूस्ट क्लॉक पे सिर्फ एक ही कोर रन होता है। इसके डिटेल्स अगर आपको जानने हैं तो AMD और इंटेल के वेबसाइट पे मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों में हमने ये कॉमन मिसकंसेप्शन देखा है कि बूस्ट क्लॉक मतलब सारे कोर्स बूस्ट क्लॉक स्पीड पे रन होंगे, मगर ऐसा नहीं होता है। बूस्ट क्लॉक पे सिर्फ एक ही कोर हाई स्पीड पर या बूस्ट क्लॉक की क्लॉक रेट पे फ्रीक्वेंसी पे रन होता है। फिर होता है मेमोरी सपोर्ट। हर प्रोसेसर की लिमिट होती है कि वो कितनी मेमोरी सपोर्ट करेगा। मेमोरी मतलब रैम, कितनी रैम को सपोर्ट करेगा और कौन से टाइप की रैम सपोर्ट करेगा। आजकल के सारे डेस्कटॉप प्रोसेसर DDR4 की रैम सपोर्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जो इंटेल का 12th जनरेशन लॉन्च हुआ है वो DDR5 भी सपोर्ट करता है, मगर फ़िलहाल लोग DDR4 ही यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो अफोर्डेबल है। और प्रोसेसर मिनिमम 64 GB से लेके 256 GB तक रैम को सपोर्ट करता है। AMD इंटेल दोनों के डेस्कटॉप प्रोसेसर जो है 128 GB रैम तक सपोर्ट करते हैं। AMD का थ्रेडरिपर और इंटेल का एक्सट्रीम सीरीज़ 256 GB तक रैम सपोर्ट करता है। तो हमने देखा कि प्रोसेसर कितनी मेमोरी सपोर्ट करता है और किस टाइप की मेमोरी सपोर्ट करता है। अब तीसरा फैक्टर है कितने स्पीड की मेमोरी सपोर्ट होगी। रैम स्पीड के लिए
प्रोसेसर सपोर्ट स्टार्ट होता है 2666 मेगाहर्ट्ज़ से 5000 मेगाहर्ट्ज़, 4000 मेगाहर्ट्ज़, 4600 मेगाहर्ट्ज़ के भी रैम्स आते हैं, मगर स्वीट स्पॉट होता है 3200 मेगाहर्ट्ज़। बिना ओवरक्लॉकिंग के सपोर्ट हो जाता है। ओवरक्लॉक करने के बाद मेमोरीज 4000 5000 मेगाहर्ट्ज़ भी जाते हैं आजकल। तो मेमोरी सपोर्ट में होता है कितने साइज़ की मेमोरी सपोर्ट करेगा, कौन से टाइप की मेमोरी सपोर्ट करेगा और कौन से स्पीड की मेमोरी सपोर्ट करेगा। अगला है थर्मल परफॉर्मेंस। हमने देखा कि प्रोसेसर हर सेकंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करता है, डेटा प्रोसेस करता है। जैसे देखा कि 2.9 गीगाहर्ट्ज़ का जो प्रोसेसर है 30 लाख से भी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है हर सेकंड में। इतना ज़्यादा डेटा प्रोसेसिंग होने की वजह से हीट जनरेट होती है। कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती है जैसे रेंडरिंग है या फिर 3D मॉडलिंग है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइनिंग होता है, हाई एंड गेमिंग होता है, जो लंबे टाइम तक प्रोसेसर को 80% या फिर 100% लोड पे रखता है, जिसकी वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होती है। इसलिए थर्मल थ्रॉटलिंग नाम की एक फ़ीचर प्रोसेसर में होती है, जिसको सेफगार्ड फीचर कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर प्रोसेसर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जो लिमिट डिसाइड की है थर्मल थ्रॉटलिंग की, उसके ऊपर जाने लगता है तो प्रोसेसर अपने आप अपना स्पीड कम कर लेता है, जिसकी वजह से फिर हीट जनरेशन कम होता है, प्रोसेसर ठंडा रहता है और प्रोसेसर डैमेज नहीं होता। इस थर्मल थ्रॉटलिंग की वजह से हमारा जो काम है वो स्लो पड़ने लगता है। इसलिए हमको ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेसर हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसका थर्मल परफॉर्मेंस कैसे है, वो कितने जल्दी गर्म होता है और कितने जल्दी कूल डाउन होता है। जनरली इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं कंपेयर टू AMD राइजन। AMD राइजन के प्रोसेसर्स काफ़ी गर्म होते हैं, जिसको एडिशनल कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है अगर प्रोसेसर पे लोड ज़्यादा रहने वाला है तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है प्रोसेसर सेलेक्ट करते वक्त, जो हमारे प्रोसेसर के परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए जब भी प्रोसेसर सेलेक्ट करना होता है सबसे पहले तो हम उसकी सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबिलिटी चेक करते हैं कि हम लोग जो प्रोसेसर सेलेक्ट करने वाला है और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पैटिबल है। जैसे कई सारे पुराने गेम्स है जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पर डिपेंड करते हैं, कई सारे खास करके एडोब फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो या फिर एडोब इलस्ट्रेटर, ऐसे सॉफ्टवेयर है जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे डिपेंड करते हैं। तो उस वक्त हमको ऐसा CPU सिलेक्ट करना है, ऐसा प्रोसेसर सिलेक्ट करना है जिसका सिंगल कोर परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर हमारा सॉफ्टवेयर मल्टी कोर अवेयर है और हाइपर थ्रेडिंग अवेयर है तो ऐसा प्रोसेसर सिलेक्ट करना है जिसमें हाइपर थ्रेडिंग और मल्टी कोर का परफॉर्मेंस अच्छा है। हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस में अभी भी इंटेल के प्रोसेसर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब हम प्राइस और परफॉर्मेंस कंपेयर करते हैं तो इंटेल के प्रोसेसर्स आज भी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपको बहुत सारे कोर्स चाहिए, जैसे सपोज़ आपको 20 कोर 40 थ्रेड्स चाहिए या फिर 32 कोर 64 थ्रेड्स चाहिए, तो इंटेल के पास अभी भी इस रेंज में प्रोसेसर्स नहीं है। AMD राइजन के प्रोसेसर में नंबर ऑफ़ कोर्स और नंबर ऑफ़ थ्रेड्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। जैसे राइजन 9 की सीरीज़ हो गई जिसमें बहुत सारे कोर और थ्रेड्स मिल जाते हैं। तो जहाँ पे बहुत सारे कोर और थ्रेड्स की ज़रूरत है हम लोग राइजन 9 की सीरीज़ सपोर्ट करते हैं, और जहाँ पे सिंगल कोर परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है वहाँ पे हम लोग आज भी इंटेल के प्रोसेसर्स प्रेफर करते हैं। तो ये था प्रोसेसर के बारे में। अब नेक्स्ट है ग्राफिक्स कार्ड्स। सेकंड कंपोनेंट जो है जिसकी वजह से परफॉर्मेंस इम्पैक्ट होता है वो है ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक कार्ड का बेसिक फंक्शन होता है आपका जो भी ग्राफिकल डेटा है, जैसे इमेजेस है, वीडियोस है, उसको प्रोसेस करके आपका जो आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, उसको भेजना होता है। आजकल के ज़माने में ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ मूवीज़ देखने के लिए या वीडियोज़ या फ़ोटोज़ देखने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, और काफ़ी सारे काम हैं जो ग्राफिक्स कार्ड करते हैं, जैसे वीडियो रेंडरिंग हो गया, 3D मॉडल के रेंडरिंग हो गया, डीप लर्निंग के जो मॉडल्स होता है उनका रेंडरिंग हो गया, 2D 3D डेटा प्रोसेस करना, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, साइंटिफिक डेटा प्रोसेसिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ग्राफिक्स कार्ड कर सकता है। ग्राफिक्स कार्ड में भी दो मेन मैन्युफैक्चरर है या कंपनीज है जो ग्राफिक्स कार्ड के रेफरेंस डिज़ाइन बनाती है। एक है एनवीडिया और एक है AMD। अब ग्राफिक्स कार्ड में दो टाइप के ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। एक आता है इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स जो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, और दूसरा होता है डिस्क्रीट ग्राफिक्स जिसको ग्राफिक्स कार्ड कहते हैं, GPU।
जो हमारे पीसी के PCI स्लॉट में इंस्टॉल होता है। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड जो होता है, जो प्रोसेसर के अंदर ही होता है, उसको जनरली होम यूज़ पीसी या फिर एंट्री लेवल पीसी जिनको चाहिए उनके लिए बढ़िया ऑप्शन होता है। डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड जिसको GPU कहते हैं, उसको सेलेक्ट करते वक्त हमको देखना होता है कोर्स, क्लॉक स्पीड, मेमोरी साइज़ और कूलिंग मैकेनिज़्म। अब ग्राफिक्स कार्ड के कोर्स जो होते हैं वो भी प्रोसेसर ही होता है जो सारा डेटा प्रोसेस करता है। ग्राफिक्स कार्ड में सैकड़ों हज़ारों कोर्स होते हैं जिसकी वजह से डेटा प्रोसेसिंग हाई स्पीड पे होता है। ग्राफिक्स कार्ड में अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं, जिसको एक तो मेन कोर्स होते हैं जिसको एनवीडिया के लैंग्वेज में कूडा कोर्स बोलते हैं, या फिर AMD के लैंग्वेज में कंप्यूट यूनिट बोलते हैं। फिर टेंसर कोर्स होते हैं, रे ट्रेसिंग कोर्स होते हैं। हर कोर्स जो होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ऑप्टिमाइज़ किया रहता है। जैसे जो मेन कोर्स होते हैं कूडा कोर या कंप्यूट यूनिट, वो हमारा ग्राफिक्स का डेटा प्रोसेसिंग करने के लिए ऑप्टिमाइज़ किए रहते हैं, मूवीज़ देखना, गेम्स खेलना। टेंसर कोर्स जो होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग के लिए ऑप्टिमाइज़ रहते हैं। रे ट्रेसिंग फंक्शनैलिटीज़ के लिए होते हैं। तो जब भी हम लोग ग्राफिक्स कार्ड चूज़ करने वाले हैं तो हमको ये देखना है कि हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली वो मॉडल हमको सिलेक्ट करना होता है। अगला पॉइंट होता है क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड मतलब सेम प्रोसेसर की तरह क्लॉक फ्रीक्वेंसी, कितने सारे इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड प्रोसेस हो सकते हैं। ग्राफिक्स कार्ड में भी बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक होते हैं, मगर एक डिफरेंस होता है प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड में कि ग्राफिक्स कार्ड का बेस क्लॉक और बूस्ट क्लॉक जो होता है ये सारे कोर पे अप्लाई होता है। अगर ग्राफिक्स कार्ड का बेस क्लॉक है 1300 मेगाहर्ट्ज़ और ग्राफिक्स कार्ड में 1000 कोर्स है तो सारे 1000 कोर 1300 मेगाहर्ट्ज़ पे चलेंगे। और ग्राफिक्स कार्ड का बूस्ट क्लॉक है 1400 मेगाहर्ट्ज़ तो सारे 1000 कोर्स 1400 मेगाहर्ट्ज़ पे चलते हैं। अब आपकी सॉफ्टवेयर और काम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ग्राफिक्स कार्ड के क्लॉक का स्पीड चूज़ कर सकते हैं। अगर काम की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे क्लॉक स्पीड मैटर करता है उस वक्त आपको हाई क्लॉक स्पीड वाला कार्ड चूज़ करना है। नेक्स्ट होता है मेमोरी साइज़। मेमोरी साइज़ मतलब ग्राफिक्स कार्ड की भी अपनी रैम होती है जिसको VRAM बोलते हैं, वीडियो रैम। सेम फंक्शन होता है, ये टेम्पररी स्टोरेज होता है डेटा के लिए। ग्राफिक कार्ड की रैम जो होती है वो 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB, 10 GB एंड सो ऑन ऐसे वेरी होती है। अब हमारे काम के ऊपर और सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हमको डिसाइड करना होता है कि कितने साइज़ की मेमोरी का कार्ड हमको लेना है। 4 GB का चाहिए, 6 GB का चाहिए, 24 GB का चाहिए, वो हमारे काम के हिसाब से हमको डिसाइड करना होता है। फिर नेक्स्ट फीचर होती है कूलिंग मैकेनिज़्म। ग्राफिक्स कार्ड में अभी हमने देखा कि बहुत सारे प्रोसेसर्स है, मतलब कोर्स है, हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ कोर्स है। तो वो जब फुल स्पीड पे चलते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है और ये हीट को डिसिपेट करने के लिए एक अच्छा कूलिंग मैकेनिज़्म होना बहुत ज़रूरी है। वरना ग्राफिक्स कार्ड में भी थर्मल थ्रॉटलिंग की फ़ीचर होती है जिसकी वजह से अगर ग्राफिक्स कार्ड बहुत हीट हो जाए तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ग्राफिक्स कार्ड का परफॉर्मेंस डिग्रेड होना लगता है। तो इसलिए हमको ग्राफिक्स कार्ड सिलेक्ट करते वक्त उसका कूलिंग मैकेनिज़्म देखना होता है कि कितने फैंस है, हीट सिंक कैसी है उसकी, बैकप्लेट जो है उसकी साइज़ कितनी है, ये सारी चीज़ें देखनी है जो ग्राफिक्स कार्ड के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखती है। तो ये सारी चीज़ें हैं ग्राफिक्स कार्ड के लिए सिलेक्शन के लिए। बहुत सारी और फीचर्स होती है जैसे किस टाइप की मेमोरी है, बैंडविड्थ कौन सी है, फीचर्स क्या क्या सपोर्टेड है, मगर काम की और सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो सारी चूज़ करनी होती है। तो ये मेन चीज़ें हैं ग्राफिक्स कार्ड के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ग्राफिक्स कार्ड में बेस्ट ब्रांड्स होते हैं MSI, ASUS, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी होती है मगर वो कॉस्टली भी होते हैं। बजट में लेना है आपको तो गैलेक्स है, जोटैक है, कलरफुल है। आपको ये देखना है ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट करते वक्त कि आप जो भी ग्राफिक्स कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो वो आपके सॉफ्टवेयर के साथ कॉम्पैटिबल है या आप जो भी गेम्स खेल रहे हो उसके साथ कॉम्पैटिबल है। काफ़ी बार हमने देखा है कि ग्राफिक्स कार्ड के ड्राइवर्स बहुत इशू करते हैं जिसकी वजह से पुराने सॉफ्टवेयर्स या पुराने गेम्स नहीं चलते हैं। हमारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के लिए RTX सीरीज़ के गेमिंग कार्ड्स या जिसको रिटेल मार्केट कार्ड्स बोलते हैं वो ले लेते हैं और काफ़ी सारे फीचर्स चलना बंद हो जाते हैं क्योंकि वो कार्ड्स कॉम्पैटिबिलिटी लिस्ट में नहीं होते हैं। तो ये देखना आपको ज़रूरी है कि आपके सॉफ्टवेयर या गेम्स जो भी है आपके कार्ड के साथ कॉम्पैटिबल है कि नहीं। आज हम लोग प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड कवर करके रुक जाएंगे, बाकी के पार्ट के डिटेल्स है वो अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे।
आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आपकी कोई सजेशंस हो, या फिर हमने कोई गलत जानकारी दे दी हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप हमको कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.allaboutpcs.in, या फिर हमको ईमेल कर सकते हैं enquiry@allaboutpcs.in पे। हमारे चैनल पे आके हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।